हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का अपनी YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, एक नए अंदाज में और नए जोश जुनून के साथ मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए हिंदी का 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज देखेंगे। दोस्तों, अगर जो आप भी मैट्रिक बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे आपको सभी विषयों की अच्छी तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। अगर जो आप पढ़े होंगे तो इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। 50 में 50 लाने का कोशिश कीजिए, 50 में 40 कम से कम, तभी आपको अच्छी तरीके से तैयारी हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या पहला हमारा है यहाँ पे, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। उत्तर जानेंगे तो उत्तर को आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। तो देखिए भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी, आप जानते हैं उत्तर तो दे दें। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 1956, बी में दिया है 1958 और सी में दिया है 1967 और डी में दिया हुआ है 1963। उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूँ। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे देखिए आपको आंसर भी दिया हुआ है, आंसर ए 1956 ईस्वी। इसी तरह से आगे भी आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा है द कास्ट इंडिया देयर मैगजीन के लेखक हैं। कौन लेखक है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, भीमराव अंबेडकर या ज्योतिबा फुले। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अगर जो उत्तर जानते तो दे दे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। द कास्ट ऑफ इंडिया देयर मैगजीन के लेखक भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है नलिन विलोचन शर्मा, यहाँ पे शर्मा होगा, भरमा नहीं, शर्मा की कहानी है। कौन सा कहानी नलिन विलोचन शर्मा की है? बहादुर है या मछली है, 20 के दांत हैं या नाखून क्यों बढ़ते हैं। उत्तर जानते हैं तो उत्तर देते कमेंट बॉक्स में, नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं आपका इसका उत्तर करा दे रहा हूँ। उत्तर को सही से याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन ही आपको पूछा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 के दांत। नलिन विलोचन शर्मा की कहानी कौन है? 20 के दांत। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? बहादुर, मछली, 20 के दांत या नाखून क्यों बढ़ते हैं। चारों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन सही है। आपका सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पे 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 के दांत। सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? तो 20 के दांत के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत से हम क्या सीखें किस साहित्यिक विद्या में है। साहित्यिक विद्या में है कहानी, निबंध, भाषण, आत्मकथा। यानी भारत से हम क्या सीखें, ये जो हमारा है ये क्या है? कहानी है या निबंध या भाषण या आत्मकथा है। तो आपको यहाँ पे उत्तर देना है। आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाषण। भारत से हम क्या सीखें, ये क्या है हमारा? भाषण। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 5 का सी। याद रखेंगे भारत से हम क्या सीखें, ये क्या है? भाषण है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है। कौन सी भाषा सही भाषाओं की अग्रजा है? अंग्रेजी, हिंदी, लैटिन या संस्कृत। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए ए बी सी डी। आप उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कौन सी भाषा सही भाषाओं की अग्रजा है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, संस्कृत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। याद रखिएगा कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है, तो संस्कृत है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया। मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं ये किसने पूछा लेखक से? पत्नी ने पूछा था या छोटी बेटी ने या मित्र ने या नौकर ने। तो किसने पूछा था? आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखिए यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक को किसने उपस्थित किया था? तो उनकी बेटी ने किया था, छोटी बेटी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नाखून मनुष्य का है क्या है। नाखून मनुष्य का क्या है? प्राचीनतम हथियार है, आधुनिक हथियार है, मध्यकालीन हथियार है, इनमें से कोई नहीं। नाखून मनुष्य का क्या है? ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्राचीनतम हथियार। ऑप्शन नंबर ए सही है। 8 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट हमारा है उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं?
ब्राह्मी लिपि, सिद्धम लिपि, देवनागरी लिपि या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। 9 का आंसर बताइए जल्दी से। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। उत्तम भारत के नागरी लिपि यहाँ पे देवनागरी लिपि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 9 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में, महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया? महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया? ब्राह्मी लिपि, सिद्धम लिपि, देवनागरी लिपि या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपको। 10 का आंसर बताइए जल्दी से। तो चलिए इसका मैं उत्तर बता देता हूँ। 10 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। महमूद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में था? तो ब्राह्मी लिपि में था। 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? सतना से, पूना से, नेपाल से या पटना से? तो कहाँ से आया था? 11 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका उत्तर तो जानना चाहिए। तो बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? उत्तर जानते तो दे। 11 रुपया, 15 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया। ए बी सी डी कौन सा उत्तर होगा? 12 का जल्दी से दे। चलिए, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो रिश्तेदार की पत्नी का 11 रुपया खो गए थे। आपका 12 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे, दूसरों की नकल पर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बताएं। उत्तम, मध्यम, अध्यम या व्यंग? यहाँ पे क्या पूछ रहा है 13 में, दूसरों की नकल पर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 का सी, अध्यम होता है। दूसरों की नकल पर लिखा गया साहित्य अध्यम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा यहाँ पे, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में ही मिल गया था? बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में ही मिल गया था? ऑप्शन ए में है 30 वर्ष, बी में है 20 वर्ष, सी में है 37 वर्ष और डी में है 27 वर्ष। तो 14 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 14 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 27 वर्ष में ही क्या हुआ था? बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल गया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, अविन्यों के लेखक ने कितनी कविताएं लिखी हैं? अभी तक अविन्यों के लेखक ने कितनी कविताएं लिखी हैं? 27, बी में है क्या 35 और सी में है 40 और डी में है 19। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 15 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी 35। अविन्यों के लेखक अभी तक 35 कविताएं लिखी हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 15 का बी हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में, मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? ए में है ऐतिहासिक, बी में है मनोवैज्ञानिक और सी में सामाजिक और डी में व्यंग्यात्मक। किस प्रकार की कहानी है मछली आपको बताना है। तो 16 का डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो 16 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो सामाजिक है, ऑप्शन नंबर सी। 16 का सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? रियाजुल हुसैन, बी में है असगर खां या सी में है सादिक हुसैन या डी में है आफ्ताब अली। तो बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था? 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। 17 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सादिक हुसैन। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम सादिक हुसैन था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? पहला ए में है एकता का, बी में है विविधता का, सी में है मानवता का और डी में है विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है 18 का। 18 में क्या है? भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? एकता, विविधता, मानवता, विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? ए में है आपका क्या? धन संपत्ति के बिना, बी में है पत्नी के बिना, डी में है इष्ट मित्र के बिना और राम नाम के बिना। तो गुरु नानक के अनुसार किन के बिना जन्म व्यर्थ है? तो आपका करेक्ट आंसर 19 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राम नाम के बिना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए में है निर्गुण भक्ति धारा, बी में है सिख भक्ति धारा,
सी में है सगुन भक्ति धारा और डी में है किसी के नहीं। तो 20 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। तो 20 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए निर्गुण भक्ति धारा। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है कौन सी कृति रसखान की नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक जो है वो रसखान की नहीं है। कौन रीति रसखान की नहीं है? प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टयाम या सुजान रसखान। कौन सा यहाँ पे कृति रसखान की नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? अष्टयाम, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 22 घनानंद किस काल के कवि हैं? घनानंद किस काल के कवि है? भक्ति काल, रीति काल या वीरगाथा काल या आधुनिक काल? घनानंद किस काल के कवि हैं? ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है 22 का। तो चलिए 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, रीति काल। घनानंद किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में अति सुधो स्नेह को मारग शीर्षक सवैया किसकी रचना है? अति सुधो स्नेह का मार्ग है शीर्षक सवैया किसकी रचना है? गुरु नानक की या प्रेमघन की या तो घनानंद की या रसखान की? चलिए तो करेक्ट आंसर इसका बता देते हैं। 13 का हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर, घनानंद। अति सुधो स्नेह को मार्ग शीर्षक सवैया किसकी रचना है? तो घनानंद की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ प्रेमघन किस युग के कवि हैं? प्रेमघन किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, आधुनिक युग या द्विवेदी युग या प्रेमचंद युग? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर यहाँ पे 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भारतेंदु युग। ठीक है, 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, भारतेंदु युग। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासी हैं? पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासी है? गांव की, नगर की, पर्वत की या विपिन की? सॉरी विभिन्न हो जाएगा, किसका है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे 25 का ए हो जाएगा, गांव की। ठीक है ना। पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासी है? तो गांव की निवासी हैं। 25 का आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए 26 में देखते हैं, पूछ रहे हैं दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, श्रृंगार या प्रकृति या सौंदर्य या रहस्यवाद? तो आपका यहाँ पे 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। तो 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। क्या हो जाएगा? 26 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? अज्ञेय, इसमें भी पूछ रहा है कि अज्ञेय का कौन सा कृति लिखा हुआ नहीं है। इसमें से कोई एक ही नहीं है, बाकी 3 लिखा हुआ है जो कि अज्ञेय की है। तो कौन सा होगा? पहला में है वावरा अहेरी, और बी में है मिलन यामिनी, और सी में है आंगन के पार द्वार, और डी में है क्या? नदी के द्वीप। तो आपका यहाँ पे 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलन यामिनी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये अज्ञेय की कृति नहीं है, बाकी ये तीनों जो है वो अज्ञेय की कृति है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में है भूखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? भूखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? उपन्यास है या आत्मकथा या निबंध या नाटक है? ये क्या है? भूखर जो है एक जीवनी किस विद्या की रचना है? 28 का आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए उपन्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? रहस्यवादी, छायावादी, संवेदनशील या प्रयोगवादी? तो क्या हो जाएगा? 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 29 का सी संवेदनशील। कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो संवेदनशील कवि है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 है। इस दुनिया में किसकी कृति है? इस दुनिया में जो है वो किसकी कृति है? वीरेंद्र अग्रवाल की या मुक्तिबोध की या अनामिका की या कुंवर नारायण की? इस दुनिया किसकी कृति है यहाँ पे बताना है। तो 30 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वीरेंद्र अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, 30 का वीरेंद्र अग्रवाल। इस दुनिया किसकी कृति है? तो वीरेंद्र अग्रवाल की कृति है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 है। चौखटे में बेटे का क्या नहीं है? चौखटे में बेटे का क्या नहीं है? का नहीं था या खा नहीं था या ग नहीं या घ नहीं? ये तो बहुत ही आसान है। चौखटे में बेटे का क्या नहीं था? याद है कहानी? तो याद है मुझे, यहाँ पे का नहीं था। चौखटे में बेटे का क्या नहीं था? तो का नहीं था। 31 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 32 को देखते हैं। लौट कर आऊंगा फिर कविता का विषय क्या है? लौट कर आऊंगा फिर कविता का विषय क्या है?
बंग संगीत, बांग्ला संस्कृति, या बंग भंग आंदोलन, या बांग्ला की प्रकृति। करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है, तो 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, बांग्ला की कृति। 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, बांग्ला की कृति। लौट कर आऊंगा फिर कविता का शीर्षक क्या है, तो बांग्ला की प्रकृति। 33 में है जीवानंद दास की भाषा, क्या हो जाएगा, भाषा के कवि हैं। भाषा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं, मराठी है, बांग्ला, हिंदी या उड़िया है। तो 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बांग्ला। जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं, तो बांग्ला भाषा के कवि है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। रेनरी मारिया रिल्के की काव्य शैली है, रेनरी मारिया रिल्के की काव्य शैली है, गीतात्मक है, प्रतीकात्मक है, या भावात्मक है, या कथात्मक है। तो 34 का आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, गीतात्मक। क्या हो जाएगा, गीतात्मक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 35 का। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, उर्वशी, या नील कुसुम, या तो पुष्पराम की प्रतीक्षा, या रश्मि रथी। यहाँ पे स है, स यहाँ पे छूट चुका है यहाँ पे, तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे 35 का ए हो जाएगा, उर्वशी। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो उर्वशी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। बोल रहा है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, अपनी बेटी के लिए, पड़ोसन की बच्ची के लिए, समाज के किसी भी बच्चे के लिए, या जनता के लिए। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जनता के लिए, ऑप्शन नंबर डी। 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। याद रखेंगे, जनतंत्र का जन्म शीर्षक की कविता के दूधमुही शब्द का प्रयोग जनता के लिए किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 में है मगम्मा क्या काम करती थी, मगम्मा क्या करती थी, मछली बेचती थी, दही बेचती थी, गीत गाती थी, या नाच करती थी। 37 का आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है, बहुत ही आसान है। मगम्मा क्या करती थी, मगम्मा का क्या काम था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 37 का बी हो जाएगा, दही बेचती थी। दही वाली मगम्मा पढ़े होंगे ना, तो दही बेचती थी ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे होगा, मगम्मा थी, क्या थी, आस्तिक थी, या अंधविश्वासी थी, या डायन थी, या नास्तिक थी। मगम्मा क्या थी, आस्तिक थी, या अंधविश्वासी थी, या तो डायन थी, या तो आस्तिक थी। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अंधविश्वासी। मगम्मा क्या थी, अंधविश्वासी थी, अंधविश्वासी थी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 देखते हैं। सप्तकोड़ी होता है, सप्तकोड़ी किस भाषा के साहित्यकार हैं, सप्तकोड़ी होता किस भाषा के साहित्यकार हैं, पंजाबी, मराठी, गुजराती, या उड़िया। यहाँ पे 39 का करेक्ट आंसर बताना है, तो 39 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। सप्तकोड़ी जो होता है वो उड़िया भाषा के साहित्यकार हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है। ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था, ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था। ऑप्शन नंबर ए में है आने वाली अगहन में मंगू अच्छी हो जाएगी, यानी कि आने वाली अगहन में मंगू ठीक हो जाएगी। या तो बी में है क्या, मंगू पर मर जाएगी, ये तो नहीं बोली होगी। सी में है मंगू अच्छी हो जाएगी, या डी में है मंगू बीमार के कारण लंगड़ी हो जाएगी। तो ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, आने वाली अगहन में मंगू अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ज्योतिषी ने मंगू को क्या कहा था, बोला था आने वाली अगहन में मंगू अच्छी हो जाएगी। तो 40 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में पहले दिन पपाती को क्या था, पहले दिन पपाती को क्या था, सिर दर्द था, या जुखाम था, या बुखार था, या कै दस्त था। 41 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। पहले दिन पपाती को क्या हुआ था, सिर दर्द, जुखाम, या बुखार, या दस्त। तो डायरेक्ट बुखार। ठीक है ना, 41 का क्या हो जाएगा, बुखार। पहले दिन पपाती को क्या था, बुखार था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे 42 में पूछ रहा है धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, पपाती है, या मगमा है, या सीता है, या बल्ली अमला है। ये छोटे वाली बुक पतले वाली बुक से है। धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, तो सीता है। आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, धरती कब तक घूमेगी, माँ को ही घुमाती थी ना, तो सीता थी। धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, तो सीता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पे हिमालय शब्द यहाँ पे स है,
शब्द कौन सी संज्ञा, हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक या भाववाचक। देखिए यहाँ से व्याकरण स्टार्ट हो गया। उम्मीद करेंगे कि आगे वाला वीडियो भी आप देखेंगे, क्योंकि उसमें से 50 क्वेश्चन सिर्फ व्याकरण का ही रहेगा। ये तो बुक से था और 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा व्याकरण से। तो नेक्स्ट वीडियो करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो का आपको वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो हमारे यूट्यूब चैनल के एक प्लेलिस्ट बना होगा हिंदी मॉडल सेट 2022 बना होगा, उसमें जाकर देख सकते हैं। हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। तो यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिवाचक। हिमालय शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में है, मैं रामायण पढ़ता हूँ, इस वाक्य में कौन सर्वनाम है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, पढ़ता हूँ पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है या प्रश्नवाचक है। यहाँ पे हो जाएगा क्या, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, मैं रामायण पढ़ता हूँ, यानी कि पुरुष होगा ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पुरुषवाचक। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 में बोल रहा है, स्वर्ग का विशेषण, स्वर्ग का विशेषण होगा, स्वर्ग का विशेषण होगा, कौन होगा, स्वर्णिम या स्वर्गीय या स्वर्गिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 45 का बी हो जाएगा, स्वर्गीय। ठीक है ना, स्वर्ग का विशेषण क्या हो जाएगा, स्वर्गीय। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 में है, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में दो कारकों का चिन्ह है। देखो कौन, किसने किसको, तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को होता है ना, यहाँ पे क्या है, कर्ता और कर्म, कर्ता और करण या कर्ता और अधिकरण, कर्म और संबंध। तो देखिए यहाँ पे आप पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, करण के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, कर्ता ने, कोई कर रहा है करण से, तो कर्ता और कर्म यहाँ पे दोनों आएंगे। तो 46 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, कर्ता और कर्म। ठीक है ना, रावण ने रावण को मारा, इस वाक्य में दो कारक क्या है, तो कर्ता है एक और एक कर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 47 में, वर्तमान काल में, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, एक या दो या 5 या 4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है ना, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 में देखते हैं, व्युत्पत्ति शब्द का संधि विच्छेद करें। व्युत्पत्ति शब्द का संधि विच्छेद करें, ये व्याकरण से है। व्याकरण का 50 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जरूर से कराऊंगा, उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्युत्पत्ति शब्द का संधि विच्छेद करें, वी जोड़ उत्पत्ति या व्या जोड़ उत्पत्ति या वी जोड़ उत्पत्ति या वी जोड़ उत्पत्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ए, वी जोड़ उत्पत्ति। ठीक है ना, 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, वी जोड़ उत्पत्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, बोल रहा है, विद्यार्थी शब्द, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि या यन संधि। ये सब तो आपको याद रखना होगा, संधि का परिभाषा और ये कौन संधि है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर दीर्घ संधि हो जाएगा ए, 49 का ए हो जाएगा, विद्यार्थी शब्द जो है वो दीर्घ संधि है। 50 ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में देखें। अगर जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि कोई भी हम मॉडल सेट का कुछ भी डालें तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आए। आपको जो भी मैं बताऊंगा सारा का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट ही होगा। तो चलिए ये हमारा लास्ट है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 50 में, महात्मा में समास बताएं। कौन सा समास है महात्मा में, अव्ययी भाव या द्वंद्व या कर्मधारय या द्विगुणी। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका आंसर बताएं जल्दी से। तो चलिए 50 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय। महात्मा, देखिए कर्म से ही पहचाना जा रहा है ना महात्मा, तो ये हो गया कौन सा समास, कर्मधारय समास। तो 50 का यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।